हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे भौतिक विज्ञान में पहला लेसन, जिसमें था मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। इसके पहले हमने 2 लेक्चर शूट कर दिया था, जिसमें आपने देखा होगा 2 लेक्चर में। अगर जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो प्लीज़ देख लीजिएगा, तभी आपको अगला जो ये है वीडियो वो आपको समझ में आएगा। तो ये कृपया करके आप देख लीजिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें क्या था, पीछे हम पढ़ रहे थे व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक पढ़ ही चुके थे, और इसके बाद हम उससे विभिन्न छोटे और बड़े मात्रक पढ़ चुके थे। हमने एक ट्रिक भी बताया था, वो ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, जिससे आपको छोटे और बड़े मात्रक जो याद हो बहुत आसान है। जैसे टेरा, गीगा, ये सब याद करने में, मेगा, किलो, मिली, नैनो, ये क्या होता है, उसमें एक ट्रिक बताओ। उस ट्रिक को आप याद कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, कहीं भी आपको मिलेगा तुरंत आप वैल्यू बता दें। अब इसमें हम मात्रक पढ़ रहे हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक में देखते हैं, कुछ मात्रक आपको बताए थे कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं, पहला है शक्ति का मात्रक। यानी शक्ति का मात्रक क्या होगा, इसको देखो। अगर हम शक्ति का बराबर, आपने सूत्र पढ़ा होगा, सूत्र बताइए। शक्ति बराबर आपने क्या पढ़ा था? शक्ति बराबर क्या होता है? कोई भी आपको शक्ति निकालना है तो शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये परिभाषा था, तो हम लिख सकते हैं कार्य और बटे कितना होगा, ये हो जाएगा कार्य, इसके ऊपर ये कार्य है, और बटे समय ये होता है। पीछे हमने बताया था कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक अगर अभी आपको याद हो तो आप लिख दीजिए। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक अगर हम बताए थे पीछे कितना था कार्य का मात्रक? कार्य का मात्रक होता है किलोग्राम। जो मात्रक आप पीछे पढ़े हो उसको यूज कर सकते हो, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये लिख सकते हो। तब देखो इसी में अगर वैल्यू पुट कर दें तो ये कार्य हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? देखो लिखा हुआ किलोग्राम, किग्राम, मीटर स्क्वायर, या हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, किग्राम मीटर स्क्वायर, और सेकंड की पावर कितना हो जाएगा -2। तो ये कितना लिख सकते हैं? सेकंड -2 हो जाएगा। अब बटे में देखो समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। अब सेकंड होता है, इसको ऊपर ले जाओगे तो देखो ये पावर 1 है, ऊपर जाएगा नेगेटिव, इसके साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा किग्राम मीटर, और सेकंड की पावर माइनस कितना, ये मीटर स्क्वायर रहेगा, और 2 ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये शक्ति का मात्रक हो जाएगा। बहुत ही आसान है निकालना, बस आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। जैसे बल आघूर्ण है, तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? सूत्र आपको ना मालूम हो तो सूत्र होता है, हम लिख दे रहे हैं, बल और गुणे होता है क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। यानी हम सिंपल सी भाषा में दूरी लिख देते हैं, क्योंकि सूत्र निकालना है तो दूरी हो जाएगा। बल का मात्रक क्या बताए थे पीछे, आपको वीडियो में इसीलिए कहा था, देख लीजिए। तो इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और ये हो जाएगा मीटर, और सेकंड की पावर कितना होगा? -2 होगा। ये इसका हो गया। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो देखो मीटर और ये मीटर आप जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? किग्राम, फिर मीटर स्क्वायर, और सेकंड की पावर कितना होगा? -2 हो जाएगा। यानी देखो बल आघूर्ण का मात्रक और कार्य का मात्रक दोनों का क्या होता है? सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता है। अगला गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मात्रक। तो देखो आपने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल, F बराबर क्या फार्मूला होता है? लिख सकते हैं G m1 m2 बटे कितना? r²। हमें G निकालना है तो G बराबर कितना लिख सकते हैं? F × r², और बटे कितना? m1 × m2 होगा, ये तो आएगा। अब देखो G का जब मात्रक निकालेंगे तो G का मात्रक कैसे निकलेगा? G का मात्रक निकाला जाए तो देखो G का मात्रक, अगर हम मात्रक निकालते हैं तो देखो F का मतलब क्या होता है? बल। बल का मात्रक निकालेंगे तो अगर MKS पद्धति में निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा किग्रा मीटर
और सेकेंड की पावर कितना हो जाएगा, -2 होगा। और इसके बाद दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो द्रव्यमान द्रव्यमान है, तो हम क्या लिख सकते हैं, किग्रा और इंटू कितना, किग्रा हो जाएगा। मात्रक तो ऐसे काटे नहीं जाते, लेकिन हम ऐसे देखो ये इससे कट जाएगा। अब नीचे बता किग्रा, तो ऊपर जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, किग्रा -1 हो जाएगा। मीटर है और मीटर है यहाँ पे स्क्वायर, तो जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, मीटर की पावर 3 हो जाएगा। और सेकंड की पावर बोलो कितना होगा, -2 होगा। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा, जी का मात्रक। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अगला है दाब। तो देखो दाब बराबर क्या होता है, फार्मूला बताइए। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, यानी बल बटा क्षेत्रफल, ये होता है दाब बराबर, यानी दाब लिख दे रहे हैं। अब अगर हम दाब का मात्रक निकालते हैं तो देखो दाब का मात्रक, दाब का मात्रक, मात्रक निकालिए तो ये कितना होगा, बल का मात्रक क्या होता है बोलो, किग्रा मीटर, और सेकंड की पावर कितना होगा, -2। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक पीछे बताया था, आपको याद कर लीजिए, ये क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो देखो ये ऊपर जाने पर कितना लिख सकते हैं, किग्रा हो जाएगा। फिर मीटर लिखा हुआ है, आप मीटर लिख दीजिए, और फिर लिखा हुआ है सेकंड की पावर -2, और ये ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर 2 है, ऊपर जाने पर अंश में, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। इसकी पावर क्या है, +1 है, 2 में से 1 घटा दो तो ये क्या हो जाएगा, किग्रा। इसके बाद मीटर की पावर 2 में से 1 गया तो माइनस है, क्योंकि -2 बड़ा है। और सेकंड की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये इसमें पूछ रहा दाब का मात्रक। क्या देखते हैं और कोई दाब का मात्रक है, अभी हमारे पास 1-2 और हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। एक है केवल, देखो गतिज ऊर्जा, तो आपने पढ़ा होगा गतिज ऊर्जा क्या होता है, के बराबर पढ़े होंगे 1/2 mv²। अब अगर हम के का मात्रक निकालते हैं तो देखो के का मात्रक क्या होगा, के का मात्रक, जब के का मात्रक निकालेंगे तो देखो 1/2 कांस्टेंट, कांस्टेंट कोई मतलब नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, m का मात्रक, m क्या होता है द्रव्यमान को, और क्या होता है b का मात्रक, b² का मात्रक। चलिए m का मात्रक बोलो क्या होगा, किलोग्राम, तो हम लिख सकते हैं किलोग्राम, और स्क्वायर है तो इसका मात्रक देखो आपने पढ़ा था मीटर प्रति सेकंड। बेग का मात्रक, बी का मतलब क्या होता है बेग, आप होल स्क्वायर, अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, किग्रा मीटर स्क्वायर, और प्रति क्या होगा, सेकंड स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। तो ये इसमें पूछ रहा था कि इसका मात्रक क्या होगा, या ऐसे भी लिख सकते हो किग्रा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड की पावर क्या होगा, -2 होगा। ये इसमें कह रहा था कि इसका मात्रक क्या होगा, ये हो जाएगा। तो आपने देखा कि बल आघूर्ण का मात्रक, कार्य का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक, यानी गतिज ऊर्जा चाहे स्थिर ऊर्जा चाहे ऊर्जा हो, संपूर्ण ऊर्जा, सबका मात्रक क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसे कुछ मात्रक होते हैं वो सेम होते हैं, तो आप जब यहाँ पर लिखे हैं उसको अभी हमने बताया, अभी वो ध्यान दे लेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। नहीं याद होता है तो कोई टेंशन नहीं, कारण क्या है, कुछ बेसिक सा कल वाला पिछले दिन जितना हमने मात्रक बताया तो वो मात्रक याद कर लीजिए। देखिए वही मात्रक हमें बार बार प्रयोग करना पड़ रहा है, तो अभी आपको धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे जो सारे सूत्र वो आपको बताए जाएंगे, डेरिवेशन करवाए जाएंगे सभी सूत्र के, जिससे आप क्या करोगे, आसानी से फार्मूला याद हो जाएगा, और फार्मूला याद हो गया तो मात्रक आपको बनाना वैसे ही आ जाएगा। हमने बता दिया, आगे फिर ऐसे बताते रहेंगे। अब आगे देखते हैं यहाँ पर अगला टॉपिक, त्रुटि। अब त्रुटि क्या होती है, यानी आपने गलत पढ़ा होगा, गलतियाँ और त्रुटियाँ दो चीज़ हैं। एक गलतियाँ होता है कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया पूरे रूप से गलत हो गया, लेकिन त्रुटियाँ क्या होती है, उसी में कहीं प्लस माइनस की आपने क्या कर गलत कर दिया, ठीक है। वही प्लस माइनस की क्या है, कहीं आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो प्लस के जहाँ माइनस लगा दिया, माइनस के लगा पे प्लस लगा, वो हमारी त्रुटि है। लेकिन आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना था, उसका रॉन्ग आंसर है, एकदम पूरा मेथड ही गलत अप्लाई किया तो गलत है। लेकिन हम त्रुटियाँ पढ़ रहे हैं, तो त्रुटियों को क्या कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, यानी ये क्या चीज़ होता है, तो इसको पहले जानते हैं।
कह रहा लिखा गया है कि इसी में किसी भौतिक राशि, एक सेकंड थोड़ा सा और जूम कर दें, लिखा हुआ है किसी भौतिक राशि की माप की अनिश्चितता को उस राशि की त्रुटि कहते हैं। यानी हम क्या कर लें, कोई वस्तु उसको माप रहे हैं और माप रहने पर उसमें उसकी अनिश्चितता निश्चित हो जाए तब कोई त्रुटि है नहीं। अनिश्चितता का मान क्या हो, जिसका मान निश्चित ना हो, जिसका मान निश्चित ना हो तो वही कह रहा अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम कि यहाँ पर जैसे ये वाइट दिख रहा है, चलो ठीक है ऐसे वाइट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमने एक लाइन ऐसे खींची यहाँ से यहाँ तक। अब किसी व्यक्ति से कहा कि इसकी लंबाई मापिए और सेमी में माप रहा है, सपोज कर लीजिए सेमी माप रहा है, तो इसकी लंबाई कितना मापेगा, इसके बाद सपोज कर लीजिए कि 75.1 मापेगा, हो सकता है कोई व्यक्ति, यानी फर्स्ट पर्सन मापे, फिर वही पर्सन दोबारा माप रहा है तो देखा गया 75.2 मापा, ठीक, या कोई दूसरा पर्सन माप लिया तो ये 75.3 माप लिया, या 3 ना माप के 0 माप लिया, ऐसे माप लिया ना 75.0। तो देखो ये भौतिक राशियाँ क्या है, देखिए आप सेमी में लिखे हो तो छोटी छोटी लकीरें खींची गई होती, तो छोटी छोटी लकीरें खींचने पर वो माइन्यूट सी गलतियाँ हो जाती है। तो वही कह रहा है ये भी मान लेकिन सही होगा, ये भी मान सही होगा, ये भी मान सही होगा, तो ये क्या एक नज़दीक वैल्यू के थोड़ी सी इधर उधर होने पर उसमें क्या त्रुटि हो जाती है, यानी मापने में हम त्रुटि, लेकिन तीनों के व्यक्ति एक ही मापी जाए तो त्रुटियाँ नहीं होगी। जैसे हमने बोर्ड की मापी, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक तो 75.1 में ये मापा और 75.0 मापा, तो ये क्या माप की अनिश्चितता है, इसी माप की अनिश्चितता को हम त्रुटि कहते हैं। तो ये किस में था, सेमी में था, ये भी सेमी में था, ये भी सेमी में था। अब जैसे मान लीजिए इस गोले का व्यास मापा जाए तो कोई व्यक्ति से मापा गया, वो कितना मापा 2.1 सेमी, और कोई दूसरा व्यक्ति था 2.0 सेमी मापा, कोई तीसरा था 2.3 सेमी माप दिया। तो ये क्या था, जैसे मापते समय उसमें जब माप रहा था तो 2.2 या 2.2 माप दिया, ये सब सेमी में है। तो ये क्या था, इसमें अनिश्चितता थी, एक ही मान मापने, एक ही व्यक्ति आ गए, अलग अलग व्यक्तियों 5 व्यक्तियों के द्वारा मापे गए तो उसी मान में क्या हो जाती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यानी माइन्यूट सी गलतियाँ हो जाती। तो वही हमारा क्या मान की अनिश्चितता, क्योंकि एक ही मान के लिए 4 व्यक्तियों से मापा गया तो 4 प्रकार से दे दी, तो ये मान की अनिश्चितता है, इसी को त्रुटि कहते हैं। अब त्रुटियाँ देखो सामान्यतः कितनी होती है, 2 प्रकार की होती है, यानी जो हमारे इसमें मापने में 2 प्रकार से, एक क्रमबद्ध त्रुटियाँ हैं और दूसरी यादृच्छिक त्रुटियाँ, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इरर्स और दूसरा रैंडम इरर्स। अब इन दोनों की क्रमबद्ध क्या होती है, यादृच्छिक क्या होती है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहला है मेरा यहाँ पर क्रमबद्ध त्रुटियाँ। अब क्रमबद्ध का मतलब क्रम से आने वाली त्रुटियाँ, समझ में, जो क्रम से आती जाए। और क्रम से कैसे आएगी, कोई व्यक्ति मापेगा उससे नहीं आ सकता, लेकिन जब कोई यंत्र मापता है, अगर आप कोई यंत्र का प्रयोग करते हो तो उसमें जब मापोगे तो हमेशा, जैसे हमने सपोज किया 1 मीटर फीता आपने देखा होगा, उसका अगर 1 सेमी वाला थोड़ा सा टूट गया, अब कोई माप रहा है तो वहीं से बार बार मापता चला जाए तो वो यंत्रगत है ना, क्योंकि मीटर या पटरी हो, पटरी में आप देखते थोड़ा सा आगे टूट जाए, अब मापते समय वो गलतियाँ क्या बार बार सबसे हो जाए, हम मापेंगे या आप मापो, कोई भी मापेगा, तो यंत्रगत त्रुटियाँ तो वो क्रमबद्ध होती रहेगी। तो इसी में हम देखो यहाँ पर लिखा कि क्रमबद्ध वह त्रुटियाँ जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से प्राप्त होती रहती है। ये त्रुटियाँ किसी निश्चित अथवा नियामक से नियंत्रित होती है। नियामक का मतलब वही हो गया नियंत्रित रहती है। जैसे हमने कहा कोई भी आपने उपकरण ले लिया, उपकरण से कोई प्रयोग कर रहे हो या कुछ माप रहे हो तो उसमें नापते समय आपको क्या होगा, त्रुटियाँ आती रहेगी, तो नियमित रूप से आती रहेगी। तो इसी त्रुटियों को हम क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध, यानी क्रम से होती रहेगी, आप मापोगे तब भी। जैसे यहाँ पर कह रहा है इसमें निम्न प्रकार घटित होती है, जैसे आप वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी गोले का व्यास मापते हैं। यानी क्या मापा जाता है, गोले का व्यास। अब गोले का व्यास मापते समय तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे गोला होगा, लेकिन यंत्र में क्या होती है, 2 प्रकार की त्रुटियाँ, यानी शून्यांक त्रुटि बोलते हैं, शून्यांक त्रुटि, ये सबसे पहले निकाला जाता है। शून्यांक का मतलब होता है कि कोई वर्नियर कैलिपर्स बना रहे, जब वर्नियर कैलिपर्स अगर सपोज कर लीजिए बना हो उस स्थिति में, तो वर्नियर कैलिपर्स ऐसे होता है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं बना रहे हैं, वैसे इसी पे छोटा सा
एक इस पे मुख्य पैमाना, इसके ऊपर मुख्य पैमाना, इसी पर यहाँ पे होते हैं ये 0 होता है, तो इसका मुख्य पैमाना इसी को बोलते हैं मुख्य पैमाना। और ये क्या होता है? वर्नियर, वर्नियर पैमाना। अगर वर्नियर पैमाना ले लें तो ये जीरो जब मिलाते हैं तो जीरो क्या होता है? सीध में अगर ना आए, यानी वर्नियर पैमाने का और मुख्य पैमाने का अगर जीरो सीध में ना आए तो उसी को हम बोलते हैं शून्यांक त्रुटि। अगर किसी में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, आप प्रयोग करोगे तो बताया जाएगा उसमें। तो यहाँ पर देखो अगर शून्यांक में थोड़ा बहुत आ जाए तो किसी के होगा शून्यांक त्रुटि है, जीरो सीध में नहीं आ रहा तो आप भी निकालोगे तब भी होगा, हम भी निकालेंगे, तो वो नियमित रूप से घटती रहे। अगर उसकी हम जानकारी लेकर इन त्रुटियों को क्या कर सकते हैं, यंत्रगत त्रुटियों को हम दूर कर सकते हैं। तो ये क्या है? यंत्रगत त्रुटियां हैं, यानी क्रमबद्ध। अब इसके ये कैसे घटित होती हैं ये देखिए, अगर कोई भी राशि हो, स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले लो, ये भी लेना हो तो आप ले सकते हैं। इसके बाद है ये क्या होती है? यंत्रगत। सबसे पहले यंत्रगत, अभी हमने बताया वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स आप माप रहे हो तो शून्यांक त्रुटि होगी तो उसमें हमेशा होती रहेगी यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगी? यंत्रगत त्रुटियाँ, इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि की अपूर्णता, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि की अपूर्णता। सपोज कर लीजिए आप कैलोरी मिति का मापन कर रहे हैं, और कैलोरी मिति का मापन करते समय आपको ये ना मालूम हो कि हम इसको कैसे करते हैं, तो जब कैसे करते हैं तो कैलोरी मिति में क्या होता है कि किसी का ताप मापा जाता है। जब कैलोरी ताप मापते हैं उसमें आपको ना मालूम हो और ताप क्या हो आप लोग ना ध्यान दो तो ये त्रुटियाँ क्या हो? कहीं ताप बाहर से आ रहा है, कितना कोशिश करोगे कहीं ना कहीं बाहर से ताप आ जाएगा। जब बाहर से ताप आ जाएगा तो कैलोरी मिति से क्या हो जाए? उसका ताप निश्चित नहीं प्राप्त होगा, जो हमें मूल मान प्राप्त होना चाहिए यानी वास्तविक मान, वो ना प्राप्त होकर कुछ उसमें डिफरेंस हो जाएगा। जब डिफरेंस हो जाएगा, जैसे हमने कहा कहीं से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश अगर आ रहा है तो कैलोरी मिति का मापन नहीं कर सकते क्योंकि ताप बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है कार्यविधि की अपूर्णता, या आपको हो जाए आपकी जानकारी में या प्रायोगिक तकनीक, या आपके पास कोई कमियां तकनीक ना हो कैलोरी मिति के मापने में, तो ये हो जाएगी। दूसरा है व्यक्तिगत त्रुटियाँ। व्यक्तिगत त्रुटियाँ, व्यक्तिगत त्रुटियों में मापते समय जैसे आपने कोई क्या कर दिया? लापरवाही कर दिया, तो ये मुख्य रूप से क्या होगी? लापरवाही से होगा आपसे। तो लापरवाही होती पर्सनल एरर्स बोलते हैं। तो आपने क्या किया? जैसे हमने कहा कि आपने प्रकाशीय बेंच, एक हमने जैसे भी प्रकाश पढ़ाया जाएगा, ये कोई प्रकाशीय बेंच का एक होगा, इस पे एक वस्तु यहाँ पर रखी गई, इसका प्रतिबिंब इस पे बन रहा है। अब इसका प्रतिबिंब इस पे बन रहा है यहाँ पर, तो आपको ऐसे कहा गया देखने के लिए। जब आप सपोज कर लीजिए कि यहाँ से ऐसे देख रहे हैं, ऐसे आप देख रहे हैं, अब जब इसका बीच में लेंस का प्रयोग कर दे रहे हैं, ये लेंस का प्रयोग है यानी ये लेंस में यहाँ पे रख दिए, तो इसका प्रतिबिंब जाके उल्टा बनता है, ऐसे इसका प्रतिबिंब बनता है। अब आप इसको ऐसे लंबन को मिलाते समय लंबन सही रूप से ना मिला पाए, जब लंबन सही रूप से ना मिला पाओगे तो ये क्या? त्रुटियाँ आ जाएगी। तो वही इसमें कह रहा है कि पर्सनल, यानी आपको लंबन मिलाते समय आपने ना सही से ध्यान दिया, इसको यहाँ पर दोनों के एक दूसरे के सीध में होने चाहिए, और जब ऐसे मिल जाएं, ऐसे मिलने पर आँख को हिलाने पर ऐसे सीधे ये चल रहे हो तो ये क्या? लंबन नहीं होता। लेकिन आपने देखा कि ऐसे सीध में तो आ गए, इसके बाद सिर को हिलाने पर यहाँ पर आपको नहीं हिलते देखा तो सही था। अगर साथ साथ दोनों चल रहे हैं तो ये क्या? पर्सनल से आएगी, यानी व्यक्तिगत त्रुटियाँ इसको कहते हैं। अब अगला इसी में है यादृच्छिक त्रुटि। अभी हमने पढ़ा था त्रुटियाँ दो प्रकार, एक क्रमबद्ध, दूसरा यादृच्छिक। ये कह रहा है ऐसी त्रुटियाँ जिनके स्रोत का ज्ञान नहीं होता है, यानी ऐसी त्रुटियाँ हैं जिनके स्रोत का पता ही नहीं होता, तो कह रहा है इसीलिए इन्हें आकस्मिक त्रुटियाँ कहते हैं। यानी इनके स्रोत का पता ही नहीं होता कब घटित हो जाए, और क्या? इसीलिए इनको आकस्मिक त्रुटियाँ। जैसे ये त्रुटियाँ प्रेक्षक की लापरवाही अथवा बाह्य वातावरण के आंशिक परिवर्तन से। जैसे हमने कहा कि आप ऐसे सपोज कर लीजिए लोलक है, लोलक आप पढ़ोगे अभी क्लास 11th में ही, ये लोलक है, तो लोलक में एक धागा बांध के इसका आवर्त काल ज्ञात करें। हमने क्या किया? इस पे ले जाके इसको यहाँ तक लाकर गोला ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि यहीं बगल से हवा बह गई, यानी इससे हवा बहने लगी। आपने तो आराम से छोड़ा, लेकिन करते करते हवा बहने लगी। जब हवा बहने लगेगी तो गोला तेजी से हिलने लगेगा ना। जब तेजी से हिलने लगा तो ये आप क्या कि आपने कोई भी कुछ किया लेकिन आपको नहीं मालूम था हवा चलने लगी। कि आप जानते हो हवा चल रही प्रैक्टिकल करते समय, आपने खिड़की बंद करके करना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया? आपकी लापरवाही है, खिड़की आपने खोल के तो हवा चलने लगी, तो ये लोलक क्या हुआ? हिलने लगा। जब ये लोलक हिलने लगा तो आपका क्या हो जाए? प्रेक्षण में आपके तुरंत त्रुटियाँ
आने लगेगी। जो आवर्तकाल सही बता रहा था वो अब क्या होगा, एक कुछ गलत बताने लगेगा। तो इसीलिए कोई भी गलत इसमें निकालते हैं, जब आ जाती त्रुटियाँ तो उसके न्यूनतम 5 मान निकाले जाते हैं। 3 से 5 मान निकालते हैं। जब 5 मान निकाल के फिर हम माध्य निकाल लेते हैं। जो मान आता है वही हमारा क्या हो जाता है, एग्जैक्ट आंसर होता है। जैसे अभी हमने बताया था 3-4 वैल्यू बताया था, उसी का समांतर माध्य निकाल लीजिए, माध्य निकाल लीजिए। माध्य निकालने के पश्चात जब आप निकालोगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कोई भी त्रुटियां होती है, त्रुटियों के लिए तो भौतिक अगर प्रैक्टिकल कर रहे हो तो 5 मान निकाले जाते हैं। 5 मान निकाले उसका समांतर माध्य निकालते हैं। समांतर माध्य निकालने के पश्चात जो आंसर आता है वो हमारा लास्ट आंसर होता है, उसी के समथिंग रहता है। यादृच्छिक त्रुटियां हो गई, ये इसमें तो ये लापरवाही होता है या आकस्मिक रूप से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। अब इसी में जो पढ़ना है, इसमें जो हमने पढ़ है यादृच्छिक त्रुटियां, तो इसको ज्ञात करने के लिए कुछ विधियां हैं, इसको हम समझते हैं क्या है। सबसे पहला लिखा है निरपेक्ष। अब यहाँ से आपको वो कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है निरपेक्ष त्रुटि से आप क्या समझते हो। तो देखो पहला टॉपिक है इसी में कि निरपेक्ष त्रुटियां, एब्सोल्यूट एरर, मापित राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच का अंतर, यानी वास्तविक मान ले लिया जाए और क्या ले लिया जाए कि प्रेक्षित मान। तो वास्तविक मान और प्रेक्षित मान जो दोनों मान दिए गए उनके बीच का अंतर कह रहा उस राशि का निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। फार्मूला भी लिख दिए, निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान, ये क्या है, डिफरेंस है, यानी ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, तो ये डिफरेंस है। अब प्रेक्षित मान क्या होता है, वास्तविक। वास्तविक मान जो होगा वो किसी की, जैसे हमने कहा इस बोर्ड की लंबाई वो पूरी गिवन होगी, अब आप मापोगे तो क्या प्रेक्षित मान हो जाएगा। प्रेक्षित मान मतलब होता है स्वयं किसी व्यक्ति के द्वारा मापी गई माप राशि जो होगी, मान होगा, उसी को हम प्रेक्षित मान। और वास्तविक मान जो होता है वो फिक्स रहता है, वो कभी नहीं बदलता। प्रेक्षित मान का मतलब प्रैक्टिकल कर रहा है तो उसमें बार बार मान निकाल ले, वही हमारा क्या प्रेक्षित मान है। तो ये हो जाएगा। अब इसमें मान ले तो हमें कुछ थ्योरम इसमें लिखना पड़ा है। अब जैसे इसमें माना किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान A तथा वही वास्तविक मान A हो तथा प्रेक्षित मान कितना हो, प्रेक्षित मान क्रमशः, जैसे आपने निकाला A1 यानी फर्स्ट टाइम निकाला A1 निकाला, फिर A2 निकाला, फिर A3 निकाला एंड सो ऑन कितना AN निकाल लिया। यानी कोई भी भौतिक राशि था तो इसमें आपने बहुत सारी ऐसे निकाल लिया। तो अब देखो इनका यही कहा गया कि इसमें निरपेक्ष त्रुटि, अगर हम निकालते हैं इसके निरपेक्ष त्रुटि तो कितना हो जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि। तो देखो निरपेक्ष त्रुटि निकालोगे तो कितना होगा, यही कहा गया कि वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। तो अगर हम पहले का निकालें तो देखो डेल्टा A1 बराबर कितना, A माइनस A डिफरेंस A1 होगा। फिर देखो डेल्टा A2 निकालो तो वास्तविक मान A है तो A माइनस कितना A डिफरेंस A2 हो जाएगा। इस तरह का सांप की तरह निशान बने, डिफरेंस पढ़ते हैं। और डेल्टा A3 बराबर कितना होगा, A डिफरेंस कितना होगा A3 हो जाएगा। फिर इस ऐसे निकालते रहोगे तो ये कल चलता हुआ चला जाएगा ना, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा AN बराबर A माइनस A डिफरेंस AN हो जाएगा। तो ये कोई भी भौतिक राशि होगा तो हमें चाहे जैसा दिया गया तो हम उनको क्या कर सकते हैं, ऐसे हम गणना कर सकते हैं कि उसका निरपेक्ष मान कितना होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, बस इतना है इसमें, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि क्या है, माध्य अथवा औसत निरपेक्ष त्रुटि। देखो कह रहा है माध्य अथवा औसत निरपेक्ष त्रुटि, परिभाषा लिखा हुआ है निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। यानी अभी हमने जो निकाला था वो क्या था, हमारा निरपेक्ष त्रुटि था, उसी का माध्य निकाल लीजिए। तो वही इसमें कह रहा समांतर माध्य को ही हम क्या बोलते हैं, इसी में माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो निकालते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि या औसत, तो ये हो जाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अगर इसमें निकालेंगे तो क्या कहा गया, तो देखो अभी हमने पीछे निकाला था, इसमें ये कितना आया था, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 एंड सो ऑन। इसी को सब जोड़ दो, लेकिन कितने पद निकालेंगे, n तक ना, तो बटे कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा
A1 हो जाएगा। क्यों डेल्टा लगेगा यहाँ मॉडुलस? क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव आ सकती है, इसलिए मॉडुलस लग जाएगा। फिर प्लस कितना होगा, डेल्टा A2 हो जाएगा, फिर प्लस डेल्टा A3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे होने के पश्चात फिर देखो प्लस एंड सो ऑन कितना दे देगा, इस पे जब निकालेंगे तो डेल्टा AN, डेल्टा AN हो जाएगा, और बटे देखो क्या लिख सकते हैं, N, यही तो हो जाएगा। अगर इस पे निकाला तो ये कह रहा माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो जो हमारे अभी निकाले थे निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को ही हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। अब इसमें देखो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर लिखा जाए तो ये क्या है, सिग्मा 1/n है, सिग्मा के फॉर्म में, तो ये सिग्मा होगा। क्या बढ़ रहा है, A1 बढ़ रहा है ना, तो I इक्वल 1 से n, और I इक्वल कितना तक हो जाएगा, n तक, यानी यहाँ से I इक्वल n से I इक्वल n तक चलेगा, जिसमें कह रहा डेल्टा AI, ऐसे देखो बढ़ता हुआ गया कि नहीं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। बस हमारे लिए जानना जरूरी था, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं कि ये इतना होगा, यानी इसी को समांतर माध्य को निकालते हैं। जो समांतर माध्य आता है उसी को हम बोलते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक है सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, रिलेटिव और कह रहा है फ्रैक्शनल एरर। माध्य निरपेक्ष त्रुटि अभी आपको बताए थे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक, फिर लिखा हुआ है वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। लिखा गया है कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा कह रहा वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। तो देखो भिन्नात्मक त्रुटि बराबर कितना होगा, भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि जब निकालेंगे तो देखो कितना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल्टा A से ले लेते हैं, ठीक है। यानी जब इस पर निकाला गया अभी पीछे, तो जब इसको निकाले तो हम इसी को क्या मान लेते हैं, डेल्टा A मान लेते हैं। सपोज कर लीजिए ये पूरा जब निकाला गया तो एक वैल्यू दे देगा, तो डेल्टा A आ जाने पर, अब डेल्टा A आ गया, और बटे क्या करा, अभी हमने पीछे माना था A, क्यों A माना था, क्योंकि वास्तविक मान शुरुआत में लिखा वही चल रहा है परिभाषा, बस बहुत ज़्यादा इसमें लिखने, डेल्टा A/A, इसी को हम क्या बोलते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि। आपसे पूछा जाए कि भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है या सापेक्ष त्रुटि क्या होता है, डेल्टा A/A को ही हम भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। फिर लास्ट हेडिंग है प्रतिशत त्रुटि। कह रहा भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा करने पर प्राप्त राशि को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। मतलब प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होगा, कहा गया भिन्नात्मक त्रुटि, और हो जाएगा गुणे कितना, 100। यानी कह रहा है भिन्नात्मक त्रुटि आपको मिल जाए उसमें 100 से गुणा करा दीजिए। जब आप 100 से गुणा करा दोगे जो राशि प्राप्त होगी वही हमारा क्या प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है इसकी वैल्यू अभी निकाला था A, और ये कितना 100 हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि। तो यही पूछ रहा था कि प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं, तो प्रतिशत त्रुटि जो होती है वहाँ पर तो भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा करा दीजिए, जो राशि प्राप्त हो गई वही हमारा क्या होता है भिन्नात्मक। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कराते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी राशि बस इतने ही है और नहीं है इसमें, आगे नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई आपको दिया जाए तो प्रतिशत त्रुटि हमेशा क्या होती है, कोई भी दिया गया होता है तो हमेशा किसी एरर को हम परसेंटेज में ही व्यक्त करते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो परसेंटेज एरर दिया गया हो, जैसे आपसे कह दिया जाए, एक एग्जांपल से देखते हैं, कोई वस्तु थी, एक वस्तु था जिसमें कह रहा प्रतिशत एरर 2% है, ठीक। एक दूसरी वस्तु थी जिसका परसेंटेज एरर 10%। अब आपसे पूछा जाए कौन सी माप सबसे अच्छी है, बताइए 1 वाली या 2 वाली, तो आंसर जो होगा 1 वाली, यानी ये क्या है सबसे अच्छी है। यानी सबसे अच्छी माप क्या होगी, यही होगी। रीजन क्या होगा कि यहाँ पर
जिसकी प्रतिशत त्रुटि जितनी कम होगी, त्रुटियां का मतलब क्या होता है? कमी यानी गलतियां। तो ये देखो किसी को मापा गया लंबाई चौड़ाई किलोग्राम द्रव्यमान कुछ भी मापा गया 2% का, वो 10%, तो ये ज़्यादा कर दिया ना, उसी कम जब मापा गया तो सबसे अच्छी माप वो होगी जिसकी प्रतिशत त्रुटियां सबसे कम होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।